निमोनिया क्लासेस। अब हम थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ गवर्नमेंट। सरकार क्या है। अगर हम बात करें कि सरकार क्या होती है, तो सरकार जो होती है वो डिसीज़न मेकिंग का काम करती है। जितने भी काम हैं सब कुछ सरकार ही करेगी। जैसे रोड बनाना है, कहाँ स्कूल बनाना है, ऑनियन का प्राइस, आपकी इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में प्राइस, महंगाई को मैनेज करना। मतलब आप जो भी काम देखोगे उसमें डिसीज़न लेने का काम जो होता है, निर्णय लेने की पावर, वो सरकारों के पास होती है, सरकार के पास होती है। सरकार एक तरह से माई बाप लगा लो आप। हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं ना, घर की सरकार किसके पास है, तो पापा के पास होती है मैक्सिमम केसेस में। तो उसी तरह देश में एक सरकार होती है, एक व्यवस्था होती है, एक सिस्टम होता है जो हर चीज़ को मैनेज करता है और उसके लिए डिसीजंस लेता है। जो सरकार होती है उसके क्या काम होते हैं, तो ये हमारी बाउंड्री की प्रोटेक्शन करता है, मतलब देश की बाउंड्रीज़ की रक्षा करना, दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, सभी लोगों का वेलफेयर करना, उनको खाने पीने की सुविधा, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना। और अगर कोई भूकंप, सुनामी, कोई भी ऐसी गतिविधि होती है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, तो ऐसे केसेस में उन लोगों तक राहत पहुंचाना, अफेक्टेड एरिया तक। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सरकार का काम होता है। और सरकार के अंदर जुडिशरी भी आती है। सरकार के 3 हिस्से होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो जो सरकार होती है वो क्या करती है, सरकार लीडरशिप रोल में होती है। वो नियम बनाएगी, डिसीज़न लेगी और उनको इम्प्लीमेंट करेगी लोगों के ऊपर। और ये पावर उसके पास कैसे आई, तो ये पावर हम ही लोगों ने बाय फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, बाय द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जब हम इलेक्ट करते हैं अपने MPs MLAs को, उसके थ्रू हमने ही सरकार को ये पावर दी है कि वो हम पर कानून बनाए, हमारे लिए निर्णय ले। ओके, तो इसके बाद हम बात करेंगे लेवल्स क्या होते हैं गवर्नमेंट के। 3 तरह की सरकारें आपको देखने को मिलेंगी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट। 3 तरह की सरकारें आपको देखने को मिलेंगी। हमारी 3 तरह की सरकार होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार, एक होती है लोकल गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं ग्राम पंचायत या नगर निगम की सरकार। तो हम पे 3 लेवल की सरकार है। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमें बुक में बता रखा है लॉज एंड द गवर्नमेंट। ये जो कानून है वो सरकार कैसे बना लेती है, इसका मैंने पहले ही जवाब दे दिया कि कानून बनाने की पावर हम ही लोगों ने दी है, क्योंकि हम लोग 5 साल के लिए या एक फ़िक्स टर्म के लिए अपनी सरकार चुनते हैं और उन्हें ये पावर देते हैं कि वो हम पर कानून बना सके और हम उस कानून को मानेंगे। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है कि वो कानून गलत बनाती है या कानून खुद नहीं मानती है बनाने के बाद सरकार, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, जुडिशरी के पास जा सकते हैं अपने कानून को लागू कराने के लिए। हमारे पास ये भी पावर है। इसके बाद है सरकार, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारी बुक में हमें 2 तरह की सरकार बताई गई है, एक होती है मोनार्क और एक होती है डेमोक्रेटिक। मोनार्क वो होता है जिसमें राजा का शासन होता है, राजा या रानी का, जिसमें सभी डिसीजन जो होते हैं वो किंग या क्वीन लेती है और उनके पास एक एडवाइस देने के लिए एक छोटा सा ग्रुप होता है जिनके साथ वो डिसीजन मेकिंग करती है। लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता है वो वहाँ के किंग या क्वीन का ही होता है और उनके फैसलों पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। अगर वो गलत भी निकला तो वो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, अकाउंटेबल है ही नहीं अपनी जनता के लिए। तो राजा या रानी, मोनार्क का जो ये रूल होता है, इसमें अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है। यहाँ पर जनता के प्रति वो अकाउंटेबल नहीं है अगर उनका डिसीज़न गलत भी निकला तो। इसके अपोजिट में अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जिसमें सरकार को अपने डिसीजंस के बारे में अकाउंटेबिलिटी बरतनी पड़ती है। अगर उनके डिसीजंस गलत है, ख़राब है, तो हम लोग 5 साल से पहले भी अपना विरोध प्रदर्शन के थ्रू अपना विरोध कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, नहीं तो फिर हम 5 साल बाद सरकार ही पलट सकते हैं। तो हमारी सरकार इसी वजह से कभी भी गलत डिसीज़न लेने से बचेगी, क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाई गई सरकार है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि 2 टाइप्स के हमें गवर्नमेंट बताई गई है, एक मोनार्क सिस्टम है और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है।
इसके बाद हम देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बताया गया। आज के टाइम पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसे हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। इस गवर्नमेंट में लोग सीधे पार्टिसिपेट ना कर एक इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव हम जनता के लिए डिसीजंस लेती है। जैसे जो हम एमपीज़ चुनते हैं वो मिलकर हमारे लिए डिसीज़न करते हैं, हमारे लिए डेवलपमेंट के, वेलफेयर के। तो हमने एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा है जो आगे जाके फैसले लेगा हमारे वेलफेयर के लिए। इसे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं बुक में बताया गया है कि ये इंक क्यों लगाई जाती है। ये जो मार्क है जब हम वोट देने जाते हैं, इंक इसीलिए लगाई जाती है ताकि हम एक से ज़्यादा वोट ना देने चले जाएं, ताकि पता हो कि आप अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। ठीक है। इसके बाद हमें बताया गया है आगे कि पहले के टाइम में जो था ना, वोट देने का अधिकार सबको नहीं था, सिर्फ उन्हीं मेल को अधिकार था जो एजुकेटेड होते थे या जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी। तो इनके अलावा वुमेन्स और जो गरीब आदमी होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, उन लोगों को तो वोट देने का अधिकार ही नहीं था। सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही अधिकार था, या जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तो इन अधिकारों के लिए पूरी दुनिया में लोगों ने लड़ाई लड़ी है। इस पर 1931 में हमारे गांधी जी ने यंग इंडिया में एक जर्नल लिखा था, जिसमें उसमें उन्होंने बताया था कि मैं सोचकर भी इस बात को हैरान हूँ कि वो आदमी जो इतनी मेहनत कर रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो देश के निर्माण में या देश के डेवलपमेंट में हिस्सा नहीं ले सकता है। जो अपने परिवार की जिम्मेदारी बखूबी संभाल सकता है, जो अपने परिवार के लिए काम कर सकता है, मेहनत से काम करता है, वो देश को भी संभाल सकता है। तो वो इस बात के खिलाफ थे कि उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद आप अपनी बुक में वुमेन्स के वोटिंग राइट की कहानी पढ़ेंगे कि पहले के टाइम पे यूरोप हो, अमेरिका हो, इन देशों में भी वुमेन्स को वोटिंग का राइट नहीं दिया गया था। लेकिन जब 1914 में फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो सारे आदमी तो वॉर में चले गए थे। ऐसी कंडीशन में वुमेन्स को घर के बाहर निकलकर सारे काम करने पड़े। फिर लोगों ने रियलाइज़ करा कि यार वुमेन्स तो मतलब सब जिम्मेदारी निभा रही है। उन्हें लगता था दिमाग की कमी है या वुमेन्स तो वीक होती है, ये काम नहीं कर सकती है। लेकिन वुमेन्स ने बखूबी सारी जिम्मेदारियां निभाई। जब लोगों ने देखा कि वुमेन्स सक्षम है तो उस कंडीशन में उन लोगों ने वुमेन्स को भी वोट देने के अधिकार के बारे में सोचा, क्योंकि वुमेन्स जो थी मूवमेंट करके पहले से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही वोटिंग राइट की डिमांड कर रही थी, और ये डिमांड अब और तेज़ हो गई वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। और इस तरीके से उन्होंने सफ़रेज मूवमेंट की डिमांड करी कि हमें भी वोटिंग का अधिकार चाहिए। इसे सफ़रेज मूवमेंट भी कहा जाता है, वोट के अधिकार के लिए। तो हमने देखा कि किस तरीके से फिर वुमेन्स ने, अमेरिका ने महिलाओं को 1920 में वोट का अधिकार दिया था, राइट टू वोट दिया। वहीं जो यूके है उसने 1928 में वुमेन्स को वोट का राइट दिया। तो इस तरीके से हमने पूरा ये वाला चैप्टर ख़त्म कर लिया है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट एंड यूपीएससी प्रिपरेशन। ये एनसीईआरटी का बिल्कुल सार है, बेसिक है, जीरो से समझाया जा रहा है कि और इसे प्रिपेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी नेट हो या यूपीएससी हो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में हमें हमेशा एनसीईआरटीज़ कवर करनी ही चाहिए। इस वजह से बिल्कुल 6th क्लास से हमने एनसीईआरटी का कोर्स स्टार्ट करा है और हम इसे 12th तक लेकर जाएंगे। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियोज़ on the daily basis so that you can get good score or you can get good knowledge at least in this subject of political science. Please follow, share, subscribe. Thank you.